हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से किशन जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वह सो रहे थे। शबनम ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उसने अपने लिए चाय बनाई और बाहर बरामदे में अखबार पढ़ते हुए चाय पीने लगी। एक खबर पर उसकी नजर ठहर गई। घर में काम करने वाले नौकर ने बुजुर्ग धन्नो की हत्या की। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तथ्य हत्या के कारणों की जांच कर रही थी। सरकार चाहे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के कितने भी दावे क्यों ना कर ले, जब तक हमारा सिस्टम ना बदले, लोगों की मानसिकता ना बदले, कुछ भी नहीं बदलने वाला। वो ना जाने कितना गिरेगा इंसान। कहते हुए उसके दिमाग में 6 बरस पुरानी घटना उथल पुथल मचाने लगी। आंटी, आप मूवी देखने चलेंगी? अंदर आते हुए सीनू ने पूछा। मूवी? हाँ आंटी, देवदास नाम की मूवी लगी हुई है ना बेटा, तुम दोनों ही देख आओ। मैं बूढ़ी तुम दोनों के साथ कहाँ जाऊंगी? कहते हुए अचानक शबनम की आंखों में वह दिन उतर आया जब किशन जी के मना करने के बाद भी बहू नीता और बेटे आर्य को मूवी जाते देख वह भी मूवी जाने की जिद कर बैठी थी। उसकी बात सुनकर बहू तो कुछ नहीं बोली थी, पर आर्य ने कहा था, माँ तुम कहाँ जाओगी? हमारे साथ। मेरे एक दोस्त की फैमिली भी जा रही है, वहां से हम सब खाना खाकर ही लौटेंगे। आर्य के मना करने पर वह तिल मिला उठी थी, पर किशन जी के डर से कुछ कह नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें व्यर्थ की तकरार बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके जाने के पश्चात मन के का क्रोध किशन जी पर उगला, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, शबनम गलती तुम्हारी है। अब वह बड़े हो गई है, उनकी अपनी जिंदगी है, फिर तुम क्यों बच्चों की तरह उनकी जिंदगी में हमेशा हस्तक्षेप करती रहती हो? अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही तो हमेशा नहीं होगा। तुम्हें मूवी देखना ही है तो हम दोनों किसी और दिन जाकर देख आएंगे। किशन जी की बात सुनकर वह चुप हो गई थी। वैसे भी उनसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था, पर बार बार किसी दोस्त के लिए खुद को नकारे जाने का दुख चुभ रहा था। ठंडे मन से सोचा तब लगा कि किशन जी सच ही कह रहे हैं। कल तक उसकी उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे अब सचमुच बड़े हो गए हैं, पर अब खुद उनमें बच्चों जैसी जिद पता नहीं क्यों आती जा रही है। उसकी सास अक्सर कहा करती थी, बच्चे बूढ़े एक समान, लेकिन तब वह इस बात का मजाक बनाया करती थी। पर अब वह स्वयं भी जाने अनजाने उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगी है। आखिर क्या आवश्यकता थी उनके साथ मूवी देखने जाने के लिए कहने की, जब वह समय ही उससे चलने के लिए नहीं कह रहे थे? वही आर्य था जिसे बचपन में अगर कुछ खरीदना होता या मूवी जानी होती तो पापा से कहने के बजाय अपनी माँ से सिफारिश करवाता था। सच में समय के साथ सब बदलता जाता है। अब तो उसे माँ के साथ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब वह उसकी नजरों में बूढ़ी और पुरानी तौर की थी, या उसके शब्दों में ओल्ड फैशन हो गई है, जिसे आज के जमाने के तौर तरीके नहीं आते। जबकि वह अपने समय में पार्टियां की जान हुआ करती थी। लोग उसकी जिंदा दिली के कायल थे। समय के साथ उसमें परिवर्तन अवश्य आ गया था, पर फिर भी उसने सदा समय के साथ चलने की कोशिश की थी। पर अब तो उनका व्यवहार देखकर उनके साथ कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। किसी ने सच ही कहा है, बचपन में 1 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए माँ के सिवा प्यारा कोई नहीं होता। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक माँ उनका आदर्श होती है। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते बात पर टोकने वाली, तानाशाह यौनावस्था में उसके बच्चों को पालने वाली आया, तथा बुढ़ापे में उनके लिए बोझ बन जाती है। अब शायद वह उनके लिए बोझ बन गई है। आंटी, आप किस सोच में डूब गई है? प्लीज चलिए ना। मैंने सुना है बहुत अच्छी मूवी है, आपको जरूर पसंद आएगी। आग्रह करते हुए सीनू ने कहा। सीनू की आवाज सुनकर शबनम अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने दिलीप कुमार और वैजंती माला द्वारा
अभिनीति पुरानी देवदास भी देखी है, उपन्यास भी पढ़ा है। फिर सीनू ने दोबारा आग्रह करने पर वह मूवी देखने के लोभ को रोक नहीं पाई तथा उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उसकी सहमति पाकर सीनू उसे तैयार होने का निर्देश देती हुई खुद भी तैयार होने चली गई। किशन जी अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में गए हुए थे। जाना तो वह भी चाहती थी, पर उसी समय यहाँ भी उसकी सहेली की बेटी का विवाह पड़ गया। किशन जी ने कहा, मैं रणजीत के बेटे के विवाह में सम्मिलित होकर आता हूँ तथा तुम यहाँ अपनी सहेली की बेटी के विवाह में सम्मिलित हो जाओ। कम से कम किसी को शिकायत का मौका तो ना मिले। वैसे भी उन्होंने हमारे सभी बच्चों के विवाह में आकर हमारा मान बढ़ाया था, इसलिए दोनों जगह जाना आवश्यक है। किशन जी के ना होने के कारण अकेले बैठकर बोर होती रहती या वैरत सीरियल्स में दिमाग खपाती रहती। अब इस उम्र में समय काटने के लिए इंसान करे भी तो क्या करे। ना चाहते हुए भी टीवी देखना एक मजबूरी सी बन गई है, या कहिए मनोरंजन का यही एक सस्ता और साधन रह गया है। वरना छोटी होती जा रही इस दुनिया में आज किसी के पास दूसरे के लिए समय ही नहीं है। वैसे भी आज जब अपने बच्चों को ही माता पिता की परवाह नहीं रही तो किसी दूसरे से क्या आशा करना। ऐसी स्थिति में जी रही है। शबनम के लिए सीनू का आग्रह सुकून दे गया था, अतः थोड़े नागुर के पश्चात उसने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया था। तैयार होते हुए अनायास ही मन में गुजरे समय के विचार आने लगे। चार बच्चों के रहते हुए भी वह दोनों अकेले जिंदगी जी रहे हैं। एक बेटा मोनी और बेटी कुसुम विदेश में है तथा दो आर्य और कीर्ति यहाँ मुंबई और दिल्ली में है। दो बार विदेश में जाकर मोनी और कुसुम के पास भी वह रहे थे, लेकिन वहां की भागदौड़ वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई थी। विदेश की बात तो छोड़िए, अब तो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों का भी यही हाल है। वहां भी पूरे दिन ही अकेले रहना पड़ता है। आजकल तो जब तक पति पत्नी दोनों ना कमाए तब तक किसी का घर ही नहीं चलता है। भले ही बच्चों को आया के भरोसे क्यों ना छोड़ना पड़े। एक उनका समय था जब बच्चों के लिए इंसान अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर दिया करता था, पर आजकल तो युवाओं के लिए अपना करियर बनाना ज्यादा जरूरी है। माता पिता की बात तो छोड़िए, कभी कभी तो उसे लगता है आज की पीढ़ी को अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। पैसों से वह उन्हें सारी दुनिया खरीद कर तो देना चाहते हैं, पर उनके पास बैठकर प्यार के दो मीठे बोल के लिए उनके पास समय नहीं है। बच्चों के पास मन नहीं लगा तो यहाँ बिजनौर अपने घर चले आए। जब किशन जी ने इस घर को बनवाने के लिए लोन लिया था, तब शबनम ने यह कहकर विरोध किया था कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, बुढ़ापे में अकेले थोड़े ही रहेंगे। चार बच्चे हैं, वह भी हमें अकेले थोड़े ही रहने देंगे। पर पिछले 6 वर्ष इधर उधर भटक कर अतः अंत में अकेले रहने का फैसला कर ही लिया। किराए पर उठाया घर घर खाली करा कर रहने लायक बनवा लिया था। कभी बेमन से बनवाया घर अचानक बहुत अच्छा लगने लगा था। अकेलेपन से बचने के लिए पिछले 4 महीने पहले घर का एक पोर्शन किराए पर दे दिया था। अनिल और सीनू अच्छे लोग लगे। उनका एक छोटा बच्चा और इस शहर में नए नए आए थे। अनिल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उन्हें घर की और हमें अच्छे पड़ोसी की जरूरत थी, तो उन्हें घर किराए पर दे दिया। अभी अनिल और सीनू को आए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि एक दिन सीनू ने आकर उनसे कहा, आंटी अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो बंटी को आपके पास छोड़ जाऊं, हमें कुछ आवश्यक काम से जाना है, जल्दी ही आ जाएंगे। उसका आग्रह सुनकर पता नहीं क्यों वह मना नहीं कर पाई। उस बच्चे के साथ 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच ना तो वह रोया ना ही परेशान किया।
उसने उस बच्चे के सामने अपने पोते के छोड़े हुए खिलौने डाल दिए थे। वह उनसे ही खेलता रहा। उसके साथ खेलते और बातें करते हुए उसे अपने पोते विजय की याद आ गई। वह भी लगभग इसी उम्र का है। उस बच्चे में वह अपने नाती पोतों को देखने लगी। उस दिन के बाद तो नित्य का कर्म बन गया। जिस दिन वह नहीं आता, वह समय आवाज देकर उसे बुला लेती। बच्चा उन्हें दादी कहता तो मन भाव विभोर उठता। धीरे धीरे सीनू भी उसके साथ सहज होने लगी थी। कभी कोई अच्छी सब्जी बनाती तो आग्रह पूर्वक उसे जाती। एक दिन उसने उसे अपने पैरों में तेल लगाते हुए देख लिया, तो उसने शबनम से तेल लेकर खुद उसके पैरों की मालिश कर दी। कभी कभी वह उसके सिर की मालिश भी कर दिया करती थी। कभी कभी उसे लगता, इतना स्नेह तो उसे अपनी बहू बेटों से भी नहीं मिलता है। कभी वह उसके नजदीक भी आए तो सिर्फ इतना जानने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है तथा कितना उन्हें मिलेगा। अनिल भी ऑफिस से आकर उनका हाल चाल अवश्य पूछता। बिजली पानी और टेलीफोन का बिल वही जमा कर दिया करता था। यहाँ तक कि बाजार जाते हुए भी वो अक्सर उनसे पूछने आता कि उन्हें कुछ मंगाना तो नहीं है। उनके रहने से उनकी काफी समस्या हल हो गई थी। कभी कभी उसे लगता अपने बच्चों का सुख तो उन्हें मिला नहीं, पर इस बुढ़ापे में भगवान ने उनकी देखभाल के लिए इन दोनों को भेज दिया है। किशन जी ने उसे कई बार समझाया कि किसी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है, पर वह उनको यह कहकर चुप करा दिया करती कि आदमी की पहचान है मुझे, यह संस्कारी और सुशील लोग है, अच्छे परिवार से है, अच्छे संस्कार मिले हैं, वरना आज के समय में कोई किसी का इतना ध्यान नहीं रखता है। आंटी जी आप तैयार हो गई? अनिल ऑटो ले आई है। सीनू की आवाज ने शबनम को विचारों के बवंडर से बाहर निकाला। आजकल ना जाने क्या हो गया है। उठते बैठते खाते पीते अनचाहे विचार आकर उसे परेशान करने लगे थे। हाँ बेटी, बस अभी आई, कहते हुए परस में कुछ रुपए यह सोच कर रख लिए कि मैं बड़ी हूँ, आखिर मेरे होते हुए मूवी के पैसे वह लोग देते देंगे तो उचित नहीं लगेगा। आग्रह कर मूवी की टिकट के पैसे उन्हें पकड़ाए। मूवी अच्छी लग रही थी। कहानी के पात्रों में वह इतना डूब गई कि समय का पता ही नहीं चला। इंटरवल होने पर उसका ध्यान भंग हुआ। इंटरवल होते ही अनिल उठकर चला गया तथा थोड़ी देर में पॉपकॉर्न तथा कोका कोला लेकर आ गया। सीनू और उसे पकड़ाते हुए यह कहकर चला गया कि काउंटर पर पैसे बाकी है, उन्हें लेकर आता हूँ। मूवी प्रारंभ होने भी नहीं पाई थी कि बच्चा रोने लगा। आंटी मैं इसे चुप करा कर अभी आती हूँ, कहकर सीनू भी चली गई। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, पर दोनों में से किसी को भी ना लौटते देखकर मन आशंकित होने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह मुड़ कर देखती, पर फिर यह सोचकर रह जाती कि शायद बच्चा चुप ना हो रहा हो, इसलिए वह दोनों बाहर ही रह गए होंगे। सच में छोटे बच्चों के साथ मूवी देखना कितना कठिन है, इसका एहसास है उसे। उसके समय के बच्चे जब छोटे थे तब टॉफी बिस्किट सब लेकर जाने के बाद भी कभी कभी इतना परेशान करते थे कि मूवी देखना ही कठिन हो जाता था। कभी कभी तो शबनम किशन जी को उनको लेकर बाहर ही खड़े रहना पड़ जाता था। उन्होंने तो कुछ वर्षों तक मूवी देखनी ही छोड़ दी थी। यही सोचकर अनचाहे विचारों को झटक कर शबनम ने मूवी में मन लगाने का प्रयत्न किया। वह फिर कहानी के पात्रों में खो गई। अंत अच्छा था, पर फिर भी आंखें भर आई। आंखें पोंछ पोंछ कर वह इधर उधर देखने लगी। इस समय भी अनिल और सीनू को ना पाकर वह सहम उठी। काफी दिनों से वह अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी और डर भी लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गई। बच्चा चुप नहीं हो रहा था तो कम से कम एक को तो
अब तक उसके पास आ जाना चाहिए था। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। घबराए मन से वह अकेले ही बाहर चल पड़ी। हॉल से बाहर आकर अनजान चेहरों में उन्हें ढूंढने लगी। धीरे धीरे सब जाने लगे। अंततः एक और खड़ी होकर वह सोचने लगी कि अब वह क्या करे, उनका इंतजार करे या ऑटो करके घर चली जाए। माँ जी यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? उसको ऐसे अकेला खड़ा देखकर वॉचमैन ने उनसे पूछा। बेटा जिनके साथ आई थी वह नहीं मिल रहे हैं। आपके बेटा बहू थे। हाँ, कुछ और कहकर वह बात का पतंग नहीं बनाना चाहती थी। आजकल सब ऐसे ही होते हैं, बूढ़े माता पिता की तो किसी को चिंता ही नहीं रहती है। कहते हुए वह बुदबुदा उठा था। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर और कोई चारा ना देखकर और उसकी सहानुभूति पाकर हिम्मत बटोर कर कहा, बेटा एक उपकार करोगे? कहिए माँ जी, मुझे एक ऑटो रिक्शा बुला दे। उसने शबनम का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई और ऑटो में बिठा दिया। घर पहुंचकर जैसे ऑटो से उतरकर दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो खुला ताला देखकर वह हैरान रह गई। वह हड़बड़ाकर अंदर घुसी तो देखा अलमारी खुली पड़ी है और सारा सामान जहां तहां बिखरा पड़ा है। लाखों के गहने और कैश गायब है। मन कर रहा था कि खूब जोर जोर से रोएं, पर रोकर भी क्या करती। उसे शुरू से ही गहनों का शौक था। जब भी पैसा बचता उससे वह गहने खरीद लाती। किशन जी जब कभी उसके इस शौक पर हंसते तो कहती, मैं पैसा व्यर्थ नहीं करवा रही हूँ, कुछ ठोस चीज ही खरीद रही हूँ, समय पर काम आएगी। पर समय पर काम आने के बजाय उन्हें तो कोई और ही ले गया भागा। किशन के दिए रुपए उसने अलग से रख रखे थे। घर में कुछ काम करवाया था और अभी कुछ होना बाकी था। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना था। किशन जी ने उन रुपए में से उसे देने के लिए कहा तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह इनसे अपने लिए कान की नई डिजाइन के बूंदे खरीदेगी। कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए जाने से पहले ही किशन जी ने कुछ रुपए बैंक से निकलवाए थे, पर वायदा करने के बाद भी निश्चित तिथि में कॉन्ट्रैक्टर ना काम के लिए आया और पहले पैसे ही ले गया। वह पहले भी एक दो बार ऐसा कर चुका था। जब भी ऐसा होता वह मजदूरों का रोना लेकर बैठ जाता कि काम के करने के लिए मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। उसने अपनी सहेली की बेटी की शादी में पहनने के लिए बैंक के लॉकर से गहने निकलवाए थे, पर किशन जी के भी उसी समय विवाह में जाने के कारण वह उन्हें वापस नहीं रख पाई थी। सब एक झटके में चला गया था। जहाँ कुछ देर पहले वह अनिल और सीनू के बारे में सोच सोच कर परेशान थी, वह अब इस नई आई मुसीबत के कारण समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। फिर यह सोचकर कि शायद बच्चे के कारण अनिल और सीनू अधूरी मूवी छोड़कर घर ना आ गए हो, उन्हें आवाज लगाई। कोई आवाज ना पाकर वह उनके पोर्शन की ओर गई। वहां उनका कोई सामान ना पाकर घबरा गई। खाली घर पड़ा था, बस उनका दिया पलंग और एक टेबल दो कुर्सी पड़ी थी। किचन का तो वैसे भी उनके पास ज्यादा सामान नहीं था। कपड़ों के अतिरिक्त बर्तन के नाम पर उनके पास एक कुकर, कढ़ाई तथा दो चार प्लेटें, कुछ कटोरी और गिलास ही थे। राशन का सामान भी पॉलीथीन में रखा देख एक बार उसने पूछा तो सीनू ने झिझकते हुए कहा था, आंटी इनकी नई जॉब है, ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाई है, इन्हीं बर्तनों से काम चला लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। कहते हुए उसने उनका मनोबल बढ़ाया था। तो क्या यह सब उन्होंने किया था? अविश्वास शबनम ने इस समय से ही पूछा। उसे याद आया वह पल जब वह शादी में सम्मिलित होने के लिए निकल रही थी। तब उसने सीनू को आवाज लगाकर घर का ध्यान रखने के लिए कहा। तब उसने हसरत हसरत भरी नजर से उसे देखते हुए कहा था,
आंटी बड़ा सुंदर हार है। हाँ, पूरे 2.5 लाख का हीरे जड़ित हार है। तब उसने बिना कुछ सोचे समझे गर्व से कहा था। अब वह पछता रही है थी। उन्हें कैश और गहनों के बारे में सब पता था, तभी शायद उन्होंने यह साजिश रची थी। विश्वास ना होने के बाद भी सारे सबूत उनकी ओर ही इशारा कर रहे थे। अब चोरी से भी ज्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि जिन पर उसने विश्वास किया उन्हीं ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। गलती उनकी नहीं उसकी थी, जो किशन जी के बार बार समझाने के बाद भी वह उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ नजर आ रही थी। मूवी देखने का आग्रह करना, बीच में उठकर चले जाना, सब कुछ उसके सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। कितने शातिर ठग थे वह, किसी को शक ना हो, इसलिए इतनी सफाई से पूरी योजना बनाई। उसे मूवी दिखाने ले जाना भी उसी योजना का हिस्सा था। उन्हें पता था कि किशन जी घर पर नहीं है। इतनी गर्मी में कूलर एवं एसी की आवाज में आसपास में किसी को भी सुनाई नहीं देगा, और वह आराम से अपना काम कर लेंगे तथा भागने के लिए भी समय मिल जाएगा। कहीं कोई चूक नहीं, शर्मिंदगी नहीं या डर नहीं था। आश्चर्य तो इस बात का था, आदमी के पहचान का दावा करने वाली शबनम को इतने दिन उनके साथ के बाद भी कभी उन पर शक क्यों नहीं हुआ। खुद को संभाल कर किशन जी को फोन किया। घटना की जानकारी देते हुए वह रोने लगी थी। उसे रोता देखकर उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए पड़ोसी जी के घर जाकर सहायता मांगने के लिए कहा। वह भागती हुई बगल में रहने वाली पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन को सारी स्थिति से अवगत कराया तो उसने कहा, कुछ आवाजें तो आ रही थी, पर मुझे लगा कि शायद आपके घर में कुछ काम हो रहा है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। भाभी जी, अब जो हो गया सो हो गया, परेशान होने या चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तो चोरी किया गया सामान मिलता नहीं है, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए थाने में एफआईआर कटवा देते हैं। पड़ोसन ने सारी बातें सुनकर उससे कहा। पता नहीं पड़ोसन की बातों में उसके लिए दुख था या व्यंग, पर वह यह सोच कर रह गई कि जो सच है वही तो सब वह कह रहे हैं। अब ऐसे समय में 10 लोगों की 10 तरह की बातें तो सुननी ही पड़ेगी। उनके साथ जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर ने शबनम के बयान को सुनकर कहा, इस तरह के चोर की तलाश तो हमें काफी दिनों से है। कुछ दिन पहले हमने पेपर्स में सूचना भी निकलवाई थी तथा लोगों से सावधान रहने के लिए कहा था, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वह कई जगह ऐसी चोरियां कर चुके हैं, पर किसी का भी बताया हुआ हुलिया किसी दूसरे से मैच नहीं करता। शायद वह अलग अलग जगहों पर अलग वेशों में वेशों और अलग नाम के व्यक्ति बनकर रहते हैं। वह कई भाषाएं भी जानते हैं। क्या आप उनका हुलिया बता सकेंगी? कब से वह आपके साथ रह रहे थे? शबनम को जो जो पता था उसकी सारी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने जिस ऑफिस में वह काम करता था वहां जाकर पता लगाया तो पता चला कि इस नाम का कोई आदमी उनके यहाँ काम ही नहीं करता। उसकी बताई जानकारी के आधार पर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। पुलिस ने घर आकर मुआयना किया, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि उनकी उंगलियों के निशान भी नहीं पाए गए। लगता है यह वही है जिसकी हमें तलाश है। बहुत ही शातिर चोर है, पर कब तक बचेगा हमसे? हम लोग कई बार सिविलियन से आग्रह करते हैं कि वह नौकर और किराएदार रखते समय पूरी सावधानी बरतें, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, जैसे वह कहाँ काम करता है, उसका स्थायी स्थान, पता, फोटोग्राफ इत्यादि। पर आप लोग तो समझते ही नहीं है। जब घटना हो जाती है तब आते हैं, इंस्पेक्टर ने आक्रोशित स्वर में कहा था। इंस्पेक्टर साहब, हमारा सम्मान तो मिल जाएगा,
इंस्पेक्टर की बातों का अनसुना करके शबनम ने पूछा, माँ जी कोशिश तो कर रहे हैं, आगे ईश्वर की इच्छा। वैसे इतना कैश और गहनों को घर में रखने की क्या आवश्यकता थी? वह आपके किराएदार थे। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? इसका हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। इनकम टैक्स से बचने के लिए किशन जी ने कोई एग्रीमेंट ही नहीं करवाया था। उनसे किराए की रसीद भी नहीं लेते थे। थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने समय को अपराधियों के हवाले कर दिया था। कुछ एडवांस देने के लिए आवश्यक कहा था, पर जब उन्होंने असमर्थता जताई तो पता नहीं क्यों उनकी मजबूरी देखकर मन पिघल गया। उस समय यही लगा कि हमें पैसों की आवश्यकता तो नहीं, हमें तो सिर्फ अपना अकेलापन बांटने या घर की रखवाली के लिए अच्छे लोग चाहिए। उनकी बातों से वह लोग अच्छे लग रहे थे। एक बच्चे वाला दंपति जोड़ा था। संदेह की कोई बात ही नजर नहीं आई, अतः ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना उन्हें रख लिया। उन्होंने जो बताया वही सच मान लिया। यही तो गलती करते हैं आप लोग, बिना एग्रीमेंट करवाए किराएदार रख लेते हैं। एग्रीमेंट करवाया होता तो उसमें सब कुछ लिखा होता। अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं रख रहता कि वह शरीफ है या बदमाश। वह तो भला है कि आप सही सलामत है, वरना ऐसे लोगों को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटते। उसे चुप देखकर इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर की कड़वी बातें सुनकर भी वह चुप रही। सचमुच परिस्थितियां कभी कभी अच्छे भला करने वालों को बेवकूफ बना देती है। भरे मन से घर लौट आई। दूसरे दिन किशन जी भी आ गए। उन्हें देखकर वह रोने लगी। उसको रोता देखकर किशन जी ने उससे कहा, जब मैं कहता था कि किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, तब तुम मानती नहीं थी। उन्हीं के सामने अलमारी खोलकर रुपए निकालना रखना सब तुम ही तो करती थी। मुझे ही क्यों दोष दे रहे हो? आप भी बैंक से पैसा निकलवाने के लिए चेक उसी को देते थे। उसने झुंझलाकर उत्तर दिया। कई दिन बीत गए पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। कभी सोचती तो उसे विश्वास ही नहीं आता कि वह इतने दिनों तक झूठे और अपराधी लोगों के साथ रहती रही। वह ठग थे, तभी तो पिछले 3 महीने का किराया यह कहकर नहीं दिया था कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अतः वेतन नहीं मिल रहा है। उसने भी यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि लोग अच्छे हैं, पैसा कहाँ जाएगा, मिल ही जाएगा। वास्तव में उनका स्वभाव देखकर कभी लगा ही नहीं कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, पर ना जाने क्यों सब कुछ जानते समझते हुए भी शबनम और अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि दुनिया में उन जैसे दोहरे स्वभाव वाले शालीनता का मुखौटा पहने लोग भी होते हैं। कितना शालीन और सौम्य व्यवहार था उनका। जितना सेवा भाव सीनू में था, उतना ही अनिल में भी था। जब कभी वह अपने बेटे बहू से उनकी तुलना करती तो मन अजीब सा हो जाता था। समझ में नहीं आता था कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि जो उनके बच्चों ने उन्हें एकदम बुला दिया है, वहीं इन अजनबी लोगों ने उन्हें वह प्यार और सम्मान दिया जो वह अपने बच्चों से पाना चाहती थी। क्या कोई किसी की इतनी सेवा या ख्याल रखने का नाटक भी कर सकता है? वह तो यह सोचकर खुश होती रही थी कि अभी भी ऐसे लोग इस धरती पर मौजूद है जो अपने माता पिता की तरह ही दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। पर इतने सौम्य चेहरों पर इतना घिनौना रूप भी हो सकता है, कभी मन मस्तिष्क में भी नहीं आया। मुंह में राम और बगल में छुरी वाला मुहावरा शायद ऐसे लोगों को देखकर ही किसी ने कहा होगा। आश्चर्य तो इस बात का था, इतने दिन साथ रहने के बाद भी उसे कभी उन पर शक नहीं हुआ। उसने अखबारों टीवी में उनकी तरह अलग अलग रह रहे वृद्धों वृंदों के लूटे और मारे जाने की घटनाएं पढ़ी और सुनी थी।
पर उसके साथ भी कभी कुछ ऐसा ही घटित होगा, उसने सोचा ही नहीं था। आज जब सवय पर पड़ी तो समझ में आया कि उनके पैर उनके जैसे लोग असुरक्षा की भावना से पीड़ित, दूसरों में अपनों को ढूंढते वृद्धों को आसानी से बेवकूफ बना लेना ऐसे लोगों के लिए कितना आसान है। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस हद तक गिर चुके लोगों के लिए यह मात्र एक खेल ही हो, पर किसी की भावनाओं को कुचलते, तोड़ते, मरोड़ते, उनकी संवेदनशीलता और भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। आखिर शबनम और किशन जी जैसे लोग जाएं तो जाए कहाँ? क्या किसी को अपना समझना या उसकी सहायता करना अनुचित है? किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते इन जैसे लोग यह कोई क्यों नहीं सोच पाते कि एक दिन बुढ़ापा उनको भी आएगा। वैसे भी उनका यह खेल आखिर चलेगा भी तो कब तक चलेगा? क्या झूठ और मक्कारी पर खड़ी की गई दौलत पर सुकून से जी पाएंगे? क्या संस्कार दे पाएंगे अपने बच्चों को? घंटे की आवाज के साथ शबनम उठ गई। घर की साफ सफाई करने वाली आ गई थी। दरवाजा खोलकर वह किशन जी के कमरे में गई। वह सो रहे थे। फिर किचन में यह सोचकर वह चाय बनाने लगी कि अब उन्हें उठा ही देना चाहिए, किंतु फिर भी मन में चलता बवंडर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। बार बार एक ही प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहा था, इंसान आखिर भरोसा करे भी तो किस पर करे? जिसको अपना माना अपना समझा वही पीठ में छुरा भोंक दे, विश्वासघात कर दे, तो इंसान करे भी तो क्या करे? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।